आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जिसका टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा करता है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड जे श्वार्ट्ज की एक क्लासिक किताब कहती है कि बड़ी सफलता का राज हमारे टैलेंट, पैसे या बैकग्राउंड में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच के साइज में छिपा है। और ये सुनने में किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लग सकता है ना, लेकिन किताब इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी को परत दर परत खोलती है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है। ये असल में अपने दिमाग को ऑपरेट करने का तरीका बदलने की बात है। एक तरह से अपने दिमाग की पूरी वायरिंग को बदलने जैसा। हाँ, दिमाग की वायरिंग बदलना, मुझे ये फ्रेज बहुत पसंद आया। तो चलिए, आज के हमारी बातचीत का मिशन यही रखते हैं। हम सिर्फ किताब के पॉइंट्स को नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस रीवायरिंग का मतलब क्या है और इसे असल जिंदगी में कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। किताब का एक कोर आइडिया है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो इस रीवायरिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? कहाँ से शुरू करें? इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सर्किट से, जो है विश्वास, यानी बिलीफ। विश्वास? हाँ, किताब के मुताबिक यही वो मेन स्विच है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो मतलब सारा खेल इस बात पर है कि हम खुद पर कितना यकीन करते हैं। किताब कहती है कि अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है। और अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक तरह की कमांड फॉलो करने वाली मशीन है? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है, कमांड। हमारा दिमाग न्यूट्रल है। आप उसे जो काम देंगे वो पूरी ईमानदारी से करेगा। अच्छा। अगर आप सुबह उठकर किसी मुश्किल काम को देखकर ये कमांड देंगे, ये तो मुझसे नहीं होगा, तो वो आपको 10 कारण गिना देगा कि आप सही क्यों हैं। वो आपकी मदद करेगा ये साबित करने में कि ये काम नामुमकिन है। और यहीं पर वो मजेदार शब्द आता है जो किताब में है, एक्सक्यूजाइटिस। हाँ, यानी बहाने बनाने की बीमारी। इसे एक आदत नहीं, एक बीमारी कहा गया है। हाँ, और ये एक बहुत ही क्या कहते हैं चालाक बीमारी है। इसके सबसे कॉमन लक्षण हैं, मेरी उम्र सही नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर सबका फेवरेट, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि एक्सक्यूजाइटिस की वजह से फेल होते हैं। वो अपनी पूरी मेंटल एनर्जी ये साबित करने में लगा देते हैं कि वो क्यों सफल नहीं हो सकते। लेकिन एक सवाल है, ये बहाने कभी कभी बहुत असली लगते हैं। जैसे अगर किसी के पास सच में पैसे नहीं है कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ये तो एक हकीकत है, बहाना नहीं। तो एक असली रुकावट और एक बहाने में फर्क कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। किताब के हिसाब से फर्क फोकस का है। एक इंसान कहेगा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता। बात खत्म। बात खत्म। दिमाग को कमांड मिला, स्टॉप। दूसरा इंसान जो बड़ी सोच वाला है, वो पूछेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं बिना पैसों के या कम पैसों में ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूं? अच्छा। यहां दिमाग को कमांड मिला, सॉल्व। अब दिमाग क्रिएटिव तरीके, पार्टनरशिप, क्राउड फंडिंग जैसे रास्ते खोजना शुरू कर देगा। तो रुकावट असली हो सकती है, लेकिन उसे फुल स्टॉप बनाना या कॉमा बनाकर आगे बढ़ना, ये हमारी सोच तय करती है। क्या बात है। तो ये दिमाग को क्यों नहीं से हटाकर कैसे पे फोकस करने के लिए रीवायर करना है, ये इस प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप हुआ। बिल्कुल। एक बार जब हम अपने दिमाग को बहाने खोजने के बजाय समाधान खोजने का कमांड देना सीख जाते हैं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस सोच के स्केल को बढ़ाना, मतलब सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। सिर्फ मैं कर सकता हूं सोचना काफी नहीं है, अब सोचना है मैं कितना बड़ा कर सकता हूं। बड़ा बिग थिंकिंग गिव्स बिग रिजल्ट्स। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर असल में हम अपने लक्ष्य तय कैसे करते हैं? ज्यादातर लोग अपनी मौजूदा हालत को देखकर अपने सपने तय करते हैं। मेरी सैलरी इतनी है तो मैं बस इतनी बड़ी गाड़ी ले सकती हूँ। बिल्कुल, और किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। वो कहती है कि अपने लक्ष्य अपनी मौजूदा क्षमताओं से नहीं, बल्कि अपनी से तय करें। जब आप सोचते हैं कि मुझे अपनी इंडस्ट्री का लीडर बनना है, तो आपके रोजमर्रा के एक्शंस, आपकी आदतें, आप जिन लोगों से मिलते हैं, वो सब उस बड़े लक्ष्य के हिसाब से अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। बड़ा सोचने
और ख्याली पुलाव पकाने में क्या फर्क है? कोई कैसे तय करे कि वो बड़ा सोच रहा है या बस खुद को धोखे में Messing with my head again. सवाल है, You had your इसका heart जवाब बहुत set सिंपल on है। बड़ा me, सोचने का मतलब ये but नहीं these है feels कि they आप come हकीकत से and दूर go. हो। इसका And मतलब है कि आप आज की हकीकत को भविष्य की संभावनाओं के रास्ते में ना आने दें। ठीक है। और जो फर्क है वो है एक्शन में। ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान सिर्फ सोचता है, सपने देखता है, जबकि बड़ा सोचने वाला इंसान उस बड़े विजन को पाने के लिए आज एक छोटा लेकिन असली कदम उठाता है। वो उस बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अच्छा, तो messing with यहीं my पर head एक्शन का again. रोल आता You है। had your heart मतलब हमने set दिमाग on को me, संभावनाओं के लिए but these रिवायर feels कर they लिया, come and go. सोच का स्केल भी बड़ा कर लिया। लेकिन अगर हम उस प्रोग्राम को रन ही ना करें तो ये सारी वायरिंग बेकार। एग्जैक्टली। और रन बटन दबाने से हमें जो चीज रोकती है वो है डर। डर। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, गलती करने का डर। किताब का इस पर बहुत ही क्लियर स्टैंड है। डर को खत्म करने का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। Messing with my head again. You had your heart कहना set आसान है on पर करना me, मुश्किल। वो जो but these पहला feels कदम they लेने come से and पहले go. की हिचकिचाहट And होती है, वो जो टालम टोल वाली फीलिंग होती है, उसे कैसे पार करें? क्या किताब में इसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप है? हाँ, और किताब का तर्क बहुत सीधा है। एक्शन डर का इलाज है। जैसे अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं और लाइट जलाते हैं, डर गायब हो जाता है। एक्शन वही लाइट है। messing with my head लेखक कहते again. हैं कि You had जिस your काम heart से सबसे set ज्यादा डर on लगे me, उसे सबसे पहले करो but these feels और they उसे come and छोटे से छोटे go. हिस्से में And तोड़ दो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सीधे स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं। पहला कदम हो सकता है कि आप बस अपनी स्पीच शीशे के सामने बोलें। दूसरा कदम, उसे किसी एक दोस्त को सुनाएं। हर छोटा एक्शन आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, देखो मैं ये कर सकता हूँ, और यही आत्मविश्वास का फ्यूल बनता है। मतलब एक्शन और कॉन्फिडेंस का messing with my head एक सीधा again. साइकिल You है। had your heart एक्शन से set कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से और बड़ा but these एक्शन लेने feels की they हिम्मत come मिलती and go. है। और And जितना हम टालते हैं, डर उतना ही बड़ा और मजबूत होता जाता है। जी हाँ, टालमटोल डर के लिए खाद की तरह काम करती है। वो डर को और बड़ा बनाती है। इसलिए किताब का मंत्र है, अभी शुरू करो। जिस हालत में हो, जो कुछ तुम्हारे पास है, उसी से शुरू करो। परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब तक की हमारी बातचीत एक इंसान के अंदर की दुनिया के बारे में रही है। उसकी सोच, उसके विश्वास, उसके एक्शंस। ये एक तरह का इंटरनल रीवायरिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन किताब कहती है कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। हमारी बाहरी दुनिया, खासकर हमारे आसपास के लोग, हमारी सफलता पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि आपने अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड कर लिया, लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। सही बात है। हमारे आसपास के लोग हमारा सोशल इंटरनेट है। वो या तो हमें हाई स्पीड ग्रोथ दे सकते हैं या हमारी सारी एनर्जी और स्पीड खत्म कर सकते हैं। किताब में एक बहुत मजबूत लाइन है, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। ये सुनने में थोड़ा डरावना भी लगता है। हाँ, लेकिन ये सच है। हमारे आसपास के लोगों की सोच, उनकी बातें, उनकी आदतें, ये सब अनजाने में हम पर असर डालती हैं। अगर आपके दोस्त हर वक्त सिर्फ समस्याओं और शिकायतों की बात करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। वहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अवसरों, ग्रोथ और नए आइडियाज की बात करते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तो किताब क्या कहती है, क्या करें? किताब में एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। वो कहती है कि हमें सचेत होकर अपना माहौल चुनना चाहिए। पर ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए कोई पुराना दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जो बहुत नेगेटिव है। किताब तो कहती है कि ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लो, पर ये रिश्ते तोड़ना जैसा नहीं हो गया। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और किताब का मतलब शायद ये नहीं है कि आप सबसे रिश्ते तोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक खुराक कहाँ से ले रहे हैं, इस बारे में सचेत हो जाएं। अच्छा। आप किसके साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, किससे सलाह लेते हैं, ये आपके हाथ में है। आप नेगेटिव लोगों से मिल सकती हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा और अपने सपनों को उनसे प्रभावित ना होने दें। और साथ ही आपको जानबूझकर ऐसे लोगों को खोजना होगा जो आपसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा जानते हैं। उनसे सीखना होगा, उनके सर्कल में शामिल होने की कोशिश करनी होगी। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो मतलब अपने सोशल सर्कल का एक तरह से ऑडिट करना, ये देखना कि कौन आपको ऊपर उठा रहा है और कौन नीचे खींच रहा है। इसे मैं एनर्जी वैम्पायर कहती हूँ। एनर्जी वैम्पायर, ये बिल्कुल सही शब्द है। जो आपकी सारी पॉजिटिविटी चूस लेते हैं। हाँ,
उनसे बचना बहुत जरूरी है। और साथ ही किताब ये भी कहती है कि आप खुद दूसरों के लिए कैसे इंसान हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। अच्छा। लोगों की सच्ची तारीफ करना, उन्हें महत्व देना, एक अच्छी मुस्कान देना, ये छोटी छोटी चीजें आपको लोगों से जोड़ती हैं और सफलता के नए दरवाजे खोलती हैं। ठीक है, तो सही मानसिकता हो गई, एक्शन लेने की आदत बन गई और हमने एक अच्छा माहौल भी बना लिया। अब इन सबको एक सही दिशा देने की जरूरत है, वरना सारी ऊर्जा बिखर जाएगी यहाँ पर। गोल्स यानी लक्ष्यों का रोल आता होगा। बिल्कुल, बिना लक्ष्य के बड़ी सोच सिर्फ हवा में तैरने जैसा है। लक्ष्य उस सोच को एक ठिकाना देते हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सिर्फ लक्ष्यों के बारे में सोचे नहीं, उन्हें लिखें। लिखने से ऐसा क्या बदल जाता है? मैं किसी लक्ष्य के बारे में सोचूं या उसे कागज पर लिखूं, इसमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचते हैं तो वो एक धुंधली सी इच्छा होती है, काश मैं अमीर होता। राइट। लेकिन जब आप उसे लिखते हैं, मैं अगले 5 साल में एक्स अमाउंट कमाऊंगा, तो वो एक ठोस मापने योग्य लक्ष्य बन जाता है। लिखने की प्रक्रिया आपके दिमाग को मजबूर करती है कि उस धुंधले विचार को साफ करे। फिर किताब कहती है कि उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मंथली और डेली लक्ष्यों में तोड़ो। इससे वो बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य रोज चढ़ी जा सकने वाली सीढ़ियों जैसा लगने लगता है। तो लक्ष्य एक रोड मैप की तरह काम करते हैं और उस रोड मैप पर चलते हुए रास्ते में नई नई चुनौतियां आएंगी, जहां ज्यादातर लोग कहेंगे ये तो असंभव है। वहीं बड़ी सोच वाले पूछेंगे हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये क्रिएटिव सोच है। क्या ये कोई टैलेंट है जो कुछ ही लोगों में होता है? किताब के मुताबिक बिल्कुल नहीं। रचनात्मक सोच कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक आदत है, एक मसल है जिसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसकी ट्रेनिंग कैसे करें? सवाल पूछकर। जब भी कोई कहे ये नहीं हो सकता, तो पूछें क्यों नहीं हो सकता? इसे करने का कोई और तरीका क्या हो सकता है? नए आइडियाज को सुनना, भले ही वो बेवकूफ़ी भरे लगें, और सबसे जरूरी लगातार सीखते रहना। और ये सब एक ही चीज की ओर इशारा करता है, आत्मविकास। मतलब दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट है। एब्सोल्युटली। किताबें पढ़ना, नई स्किल्स सीखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। किताब का संदेश साफ है, जब आप खुद को बेहतर बनाना बंद कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। बड़ी सोच वाले लोग हमेशा सीखने वाले होते हैं। वो जानते हैं कि ज्ञान और कौशल ही उनके सबसे बड़े औजार हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस पूरे रीवायरिंग प्रोसेस को समेटें, तो इसका सार क्या है? ये सिर्फ 3 अलग-अलग टिप्स का कलेक्शन नहीं लगता, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। सही कहा, ये एक सिस्टम है। और अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, आपका दिमाग एक जमीन के टुकड़े की तरह है। अच्छा। आप उसमें या तो बहानों और शक के बीज बो सकते हैं, या फिर विश्वास और बड़े सपनों के। हासिल वही होगी जो आप बोएंगे। इस सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, अपने दिमाग को सही कमांड देना, यानी विश्वास करना कि ये मुमकिन है। दूसरा, उसे एक बड़ी डेस्टिनेशन देना, यानी बड़ा सोचना। और तीसरा, उस तक पहुंचने के लिए रोज एक्शन का ईंधन डालना। और आपका माहौल उस ईंधन की क्वालिटी तय करता है। वाह, ये इससे देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है, ये सचमुच सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव के बारे में है। बिल्कुल, और यही बदलाव है जो साधारण को असाधारण से अलग करता है। ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारी सोच ही हमारी हकीकत को आकार देती है, तो आज वो कौन सा एक छोटा बहाना है जिसे एक संभावना में बदला जा सकता है?